हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको पीटी 365 के सारे बुकलेट्स कंप्लीट करवाऊँगी। ये मैंने अभी जस्ट ये कल ही आया हुआ है, पॉलिटी का है, तो हिंदी मीडियम के लिए मैं करवाऊँगी। बट इंग्लिश वाले जो हैं जिनको इंग्लिश में उतनी समझ में नहीं आती है, उनको हिंदी में मीन्स समझने का ये चाहिए, तो फिर वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत ही इजी यूज़ करूँगी जिससे सबको समझ में आ जाए। तो चलते हैं। ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं, मीन्स यूट्यूब चैनल नहीं है विज़न आईएएस की, बट मैं इसमें विज़न आईएएस की बुकलेट्स पढ़ा रही हूँ। ओके, तो पीटी 365 का ये हमारा न्यू एडिशन है, मई 2020 से जैन 2021 तक का। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये हमारा जो कंटेंट है ये है, आप एक बार कंटेंट देख लेना। आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप पीडीएफ वहाँ से ले लेना, ठीक है। तो ये इसमें कुछ न्यू आया हुआ है, तो ये क्विज़ है। आप यहाँ पे इसको बार कोड को स्कैन करके और ये क्विज़ अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट है आर्टिकल, संविधान से जुड़े मुद्दे। इस टॉपिक को ही हम इसमें करेंगे। टॉपिक 1 जो है, इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहला बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा उस पे आया हुआ है। सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि केशवानंद भारती जी जो है, जो इस केस के ये थे याचिकाकर्ता, तो उनका निधन हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए ये अभी हाईलाइट में आया है, ठीक है। तो केशव भारती वाद के बारे में गंतव्य है कि केशवानंद भारती वाद के निर्णय सुनते ही उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना को रेखांकित किया था, ठीक है। तो मूल संरचना का सिद्धांत गोलकनाथ से भी आया था, बट ये पूरे अच्छी तरीके से और धीरे धीरे करके यहाँ पे मूल संरचना उच्चतम न्यायालय ने दे दिया था। ओके, फिर ये हमारा जैसे कि इसका पृष्ठभूमि पहले है, तो केरल में हुआ था इसका ये, ठीक है। केशवानंद भारती जी जो है वो केरल से हैं, ठीक है। तो यह वाद केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत सरकार द्वारा केशवानंद की भूमि को के अनिवार्य अधिग्रहण को चुनौती देने वाली केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित था। यह याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 में मूलभूत अधिकारों के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है। तो इसमें क्या था कि केरल सरकार ने केशवानंद भारती जी का जो ज़मीन था उस पे अधिकार कर लिया, इसलिए मीन्स ये जो केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 था उसके तहत, ठीक है। तो याचिकाकर्ता जो है उन्होंने मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 25, 26 और 31 है उसके ये में वहाँ पे विरोध किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इस मामले की सुनवाई में 13 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई, ठीक है। 13 न्यायाधीश के पीठ द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई थी। यह उच्चतम न्यायालय की उस समय गठित सबसे बड़ी पीठ थी, ठीक है ना। उस समय की सबसे बड़ी पीठ थी, ठीक है, 13 न्यायालयों की। इससे पहले 13 न्यायाधीशों ने साथ में बैठ के एक पीठ नहीं किया था, ठीक है। तो ये आप पॉइंट याद रखना। सुनवाई की प्रक्रिया के आरंभ होने के पश्चात निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित करने के लिए इस वाद के दायरे का विस्तार किया गया। ओके, तो गोलकनाथ वाद जो है वो मैंने अभी बताया था आपको, गोलकनाथ वाद यहाँ से स्टार्टिंग था। तो 1967 में इसकी व्याख्या किया गया था। आर्टिकल 368 के बारे में भी इसमें व्याख्या किया गया है। 24 संविधान संशोधन अधिनियम जो था और 25वां संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2, 3 और 29 संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता, ठीक है। ये तीनों इसमें मेन ये था, ठीक है, मुद्दा। इस पर ये केशवानंद भारती का वाद चल रहा था इन तीनों टॉपिक्स पे, ठीक है। तो ये आप संशोधन याद रखना, 24, 25 और 29, ठीक है। अब केशवानंद भारती के वाद की निष्कर्ष क्या निकला इसमें?
तो फिर यहाँ पे हम पहले ये देख लेते हैं, ये हमारा क्या है कि मूल संरचना जो है वो उसका ये दिया गया है फुल आपको कि कौन कौन सा मूल संरचना है। वैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट पे मीन्स वैरी करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बदल मीन्स इसमें और जोड़ भी सकता है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट पे ये। और ये है कि संविधान में अभी भी लिखित नहीं है, ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा, संविधान में ये वर्णित नहीं है अभी भी, ये पॉइंट आप याद रखना। तो मैं जल्दी से आपको पढ़ के बता देती हूँ मूल संरचना क्या है। जो इधर आया मीन्स केशवानंद भारती जी के वाद के बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन सब मूल संरचनाओं को संसद छोड़कर किसी में भी संशोधित कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स में भी, लेकिन मूल संशोधन मीन्स मूल संरचना जो है वो ये ना हो, खंडित ना हो, ठीक है। तो मूल संरचना क्या क्या है, भारत की संप्रभुता मूल संरचना है, नागरिकों के लिए सुरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकता मूल संरचना है, कल्याणकारी राज्य के निर्माण का अधिदेश, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र सरकार की गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान की पंथ निरपेक्ष और संघीय प्रकृति, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण, राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, फिर मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन, संसदीय प्रणाली, विधि का नियम, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता और निष्पक्ष निर्वाचन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की सीमित शक्ति, ठीक है, ये भी कह दिया गया है कि संसद को सीमित शक्ति है, ये नहीं कि संसद किसी में भी संशोधन कर सकता है, तो ये भी हमारा एक जो है ठीक है ना, जो ये दिए हैं हमारे मूल संरचना का ये भी तत्व है एक, ओके। और न्याय की प्रभावी पहुंच, ठीक है, न्याय तक प्रभावी पहुंच, मूल अधिकारों के अंतर्निहित सिद्धांत, ठीक है, आर्टिकल 32, 136, 141 और 42 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति, 32 में ही आर्टिकल 32 में ही उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है, ठीक है। और फिर आर्टिकल 226 एंड 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति, ठीक है। तो ये हमारा मूल संरचना है, तो आप इसे याद कर लेना। नेक्स्ट पेज पे ये रहा हमारा केशवानंद वाद के निष्कर्ष। अब हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या क्या निकला, ठीक है। तो 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया, ठीक है, 24वां संशोधन जो हुआ था उसको बरकरार रखा गया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, ठीक है, कि संसद को संविधान के किसी भी, ठीक है, मूल संरचना मतलब मूल अधिकारों के सहित संशोधन करने का शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संविधान की अनिवार्य, ओके, और बशर्ते संशोधन द्वारा संविधान के अनिवार्य विशेषताओं या मूलभूत सिद्धांतों या मूल ढांचा की जो संरचना है में परिवर्तन, उनकी क्षति या लोप नहीं होना चाहिए। इसे मूल ढांचे के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अभी जो वो मूल ढांचे का सिद्धांत जो दिया गया था, ये वाला देख सकते हो, इसको मतलब कि लोप नहीं होना चाहिए, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होने पर आप किसी भी संविधान के किसी भी तत्वों को आप संसद को अधिकार है कि वो संशोधन कर सकता है, ठीक है, बशर्ते मूल संरचना को आहत किए बिना। गोलकनाथवाद के निर्णय को सही किया गया, ठीक है, गोलकनाथवाद में जो निर्णय दिया गया था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दोनों शामिल है, ठीक है। संसद की संसद की संविधान संशोधन की शक्ति एवं विधायी शक्तियाँ भिन्न भिन्न है, ठीक है, ये भी आप लाइन याद रखना, ठीक है। क्या बोल रहा है कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्तियाँ जो है वो भिन्न भिन्न है, ठीक है।
जैसे कि आप यहाँ पे देखो ये दिया है एवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट एंड ये जो आर्टिकल 368 का है। तो शंकरी प्रसाद में जो पहला है हमारा, देखिए शंकरी प्रसाद जो वाद चला था, ठीक है, इसमें शंकरी प्रसाद वाद में अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये शंकरी प्रसाद वाद जो था हमारा, ठीक है, ये वाला, तो ये शंकरी प्रसाद वाद 1961 में शुरू हुआ और फिर 1965 में सज्जन सिंह केस आया। दोनों में क्या कहा कि पार्लियामेंट है सो अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को भी, और ये आर्टिकल 368 वाला जो है वो भी, ठीक है। फिर 67 में गोलकनाथ केस आया, उसमें कहा गया आर्टिकल 368 में जो है वो संसद की शक्ति को मतलब ये नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाई पार्लियामेंट, ठीक है, उतनी शक्ति नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सके, ठीक है, पार्लियामेंट। तो ये गोलकनाथ वाद में कहा गया था। फिर आया हमारा 1971 में, ओके, तो इसमें कहा गया कि जो लॉ ये जो आर्टिकल पार्लियामेंट का है वो अमेंड कर सकता है, ठीक है। फिर 25 का जो अमेंडमेंट आया और 25 का, तो उसमें हमारे यहाँ पे दो सेक्शन दिया गया कि जो क्वाशियल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी है वो कंपेंसेशन हो सकता है, ठीक है। और ये जो हमारा प्रोसीड्यूर ऑफ डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में दिया गया, और जुडिशियल रिव्यू जो है वो दूर रहेगा, ठीक है, ये भी इसमें कहा गया। फिर 1972 जो है उसमें 29th अमेंडमेंट हुआ, इसमें एडेड हुआ 2 रिफॉर्म लेजिस्लेटिव का 9th शेड्यूल, ओके, तो 9th शेड्यूल में, ओके। केशवानंद केस आया 1973 में, इसमें क्या हुआ कि लाइन ऑफ टू मेंटेन एंड स्ट्रेट इन द सब्सिक्वेंट जजमेंट, लाइक जैसे मिनर्वा मिल वाला था, बर्मन केस था, कोहलियो वाला केस था, तो ये सब मिला के इसमें फिर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आया, ठीक है ना। और अभी ये करंट का है, ये देखिए सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहाँ पे जो सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये यहाँ पे सीए, ठीक है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और अंडर आर्टिकल है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 13, ओके, पार्लियामेंट कैन अमेंड। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पे अन्य निर्णय। उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पूर्वावलोकन मतलब न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्से को छोड़कर आर्टिकल 25 और उसको छोड़कर 25वें और 29 संविधान संशोधन को वैध स्वीकार किया। यह भी कहा कि उद्देश्य का संविधान का भाग है तथा इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये याद रखना पॉइंट आप, ये इस बार 2020 में आया था क्वेश्चन प्रीलिम्स में, ओके। राष्ट्रपति पर महाभियोग, सेकंड हमारा है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगा था, ये हमारा यूएसए के ट्रम्प पर जो महाभियोग लगा है उस पर है, 2 बार उन पे महाभियोग लग चुका, ओके। तो यहाँ देखिए महाभियोग कैसे लगता है, ये कंपैरिजन है भारत का और यूएसए का, ठीक है। मूलभूत, ओके, आधार, यहाँ पे हमारा 61 आर्टिकल के तहत संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हमारे भारत में राष्ट्रपति को ये लगता है, ठीक है, महाभियोग। और यहाँ पे राजद्रोह और रिश्वतखोरी और अन्य बड़े अपराधों के आधार पर यहाँ यूएसए में महाभियोग लगता है। कौन आरंभ कर सकता है, ठीक है, सदन का कोई भी सदस्य मतलब संसद का कोई भी सदन आरंभ कर सकता है, और इसमें केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब निचला सदन, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे प्रक्रिया कैसे होगा, ऐसे संकल्प पर संबंधित सदन के 1/4 सदस्य, ठीक है, 1/4 सदस्यों 1/4, ठीक है, सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है, गया हो
और राष्ट्रपति 14 दिन की लिखित सूचना देना होगा राष्ट्रपति को। ओके। और फिर क्या है, उस सदन के कुल सदस्य की 2/3 बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, जैसे कि संकल्प पत्र जो होता है उसमें सदन के 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर जरूरी है। 14 दिन पहले आपको लिखित सूचना देना होगा राष्ट्रपति को, और फिर सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें यूएसए का देख लेते हैं। तो यूएसए में है कि आरोप की जांच आरंभ करने हेतु साधारण बहुमत का से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। ठीक है, दूसरी विधि क्या है, दूसरा चरण है मीन्स ओके, दूसरा चरण है कि दूसरा सदन ऐसे आरोप का अन्वेषण करता है। ठीक है, दूसरे सदन द्वारा भी इसे कुल सदस्य संख्या का, मतलब जो हमारा सेकंड ये है, ठीक है, सदन, उसमें 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक है, और ऐसा होने के पश्चात राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन, अगर लोकसभा में अगर ये स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे पहले हस्ताक्षर होगा 1/4 का, उसके बाद 14 दिन पहले उनको नोटिस देना होगा राष्ट्रपति को, फिर वहाँ पे पहले होगा बहुमत, फिर ये राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में पहले इसका अन्वेषण होगा, उसके बाद फिर वहाँ पे 2/3 बहुमत से पारित होगा। और अगर ये लोकसभा में होता है तो राज्यसभा में फिर इसी तरह होगा, मतलब दोनों सदन में ऐसा ही होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सीनेट में उच्च न्यायालय की भूमिका निभाता है सीनेट। ठीक है, सीनेट, क्योंकि सीनेट के ये राष्ट्रपति जो है सीनेट के ही सदस्य होते हैं वहाँ के। सीनेट से 2/3 बहुमत से पारित होता है। ठीक है, तभी ये राष्ट्रपति वहाँ के हटते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा थर्ड आर्टिकल है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। ठीक है, तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति क्या है, राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी करार दिए गए एजी पेरारीवाला, ठीक है, को की सज़ा को परिहार करने की याचिका तमिलनाडु के राज्यपाल के पास 2 वर्षों से अधिक लंबित है। ठीक है, जो राजीव गांधी हत्याकांड केस चला था उसमें जो एजी पेरारीवाला जो है मुख्य दोषी, उनको ठहराया गया है, तो उनकी सज़ा के परिहार के लिए राज्यपाल के पास 2 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। ठीक है, अब क्षमादान की जो शक्ति है वो हम देख लेते हैं कंपैरिजन राष्ट्रपति और राज्यपाल का। तो आर्टिकल 72 में है और यहाँ 161 में है। ठीक है, तो ये मीन्स ये तो आप याद ही रखना कि राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में है। राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान है जो निम्नलिखित मामले में किसी अपराध के दोषी करार किए गए हों। ठीक है, तो ये है हमारा संघीय विधि के विरुद्ध, ठीक है, अपराध हो, अपराध में दिए गए दंड, ठीक है, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, तथा यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो। ठीक है, तो फिर ये राष्ट्रपति इसे क्षमादान की मीन्स क्षमादान करेंगे। ठीक है, और इसमें राज्यपाल का क्या है कि 2 परिस्थितियों में राज्यपाल क्षमादान शक्ति प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति से जो भिन्न है। ठीक है, 2 ही परिस्थितियों में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जो राष्ट्रपति से भिन्न है। जैसे कि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालयों द्वारा दी गई सज़ा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। सैन्य न्यायालय अगर किसी को मीन्स अगर दे रहा है सज़ा तो उसे राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं। ये आप डिफरेंस याद रखना। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर कोई राज्य भी विधि यूनियन की सज़ा निर्धारित करती है तो भी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास ही है, मतलब मृत्यु दंड की क्षमादान शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में निम्नलिखित शामिल है। ठीक है, जैसे कि पार्डन है, पार्डन मीन्स क्षमा, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को सजा, दंडादेश तथा निर्भरता से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है, पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, आप ये लाइन को याद रखना, यहाँ पे पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। सेकंड है लघुकरण, कम्यूटेशन। ठीक है, इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्यु दंड जैसा कठोर है उसको कारावास में बदल देना।
ठीक है, सजा की प्रवृत्ति को बदल देना। परिहार रिमिशंस, सजा की अवधि को बदलना, सजा की अवधि जैसे कि अगर 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष कर देना, ठीक है। और फिर है विराम रिस्पाइट, विशेष परिस्थिति की वजह से सजा को कम, जैसे कि शारीरिक अपंगता, ठीक है, महिला का गर्भावस्था के कारण, तो इस टाइम में विराम दे देता है, ठीक है। परिविलंबन, ठीक है, रिप्रीवर, ठीक है, यह किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की संबंधित है, ठीक है, कुछ समय के लिए, जैसे कि फांसी का समय निर्धारित है तो उसको कुछ समय के लिए राष्ट्रपति टाल सकते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे 5 राष्ट्रपति का पर्डन मीन्स क्षमादान की शक्ति है, एक पर्डन है, एक लघुकरण है, परिहार है, विराम है और परिलंबन है। जैसे पर्डन हो गया कि पूर्णतः मुक्त कर देना, और लघुकरण हो गया कि मृत्यु दंड जैसे कठोर को मतलब कम करना, ठीक है, कारावास में बदल देना, ठीक है, प्रवृत्ति को ही बदल देना, सजा की प्रवृत्ति को। परिहार मीन्स सजा की अवधि को कम बदलना, मतलब कम करना, ठीक है। विराम मीन्स जो शरीर अपंगता हो तो उसको थोड़ा सा विराम कर देना, सजा को कम करना, ठीक है। और परिलंबन मतलब सजा कुछ समय के लिए टाल देना, अगर जैसे फांसी वैसी हो तो उसे टाल देना, ठीक है। राज्यपाल का 2 ही अधिकार है, इसमें 2 ही टाइप से वो क्षमता शक्ति है उनके पास। राज्यपाल राज्य विधि के तहत किसी अपराध के लिए सजा, देखो यहाँ राज्य विधि के तहत, ठीक है ना, सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकते हैं, ठीक है, दंड का स्वरूप बदल सकते हैं, ठीक है, दंड की अवधि कम कर सकते हैं, लेकिन दंड को ख़त्म नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देख लो, निलंबन कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं सजा को, ठीक है, और स्वरूप को बदल सकते हैं, दंड की अवधि को कम कर सकते हैं। हालांकि राज्यपाल मृत्यु दंड को सजा को निलंबित, परिहार या फिर लघुकरण कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये दोनों आप डिफरेंस याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत और संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है उससे भी कंपैरिजन कर दिया है, तो आप इसे भी एक बार देख लो। तो हाल ही में यूएसए के जो राष्ट्रपति ने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को क्षमा करने के लिए क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया था, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास संघीय अपराधों से संबंधित सजाओं को क्षमा करने संघीय अपराधों से संबंधित, ठीक है ना, अधिकार है। यह असीमित अधिकार है, ठीक है, इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। जबकि भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के सलाह पर ही काम करना पड़ता है, ठीक है। आर्टिकल 72 में जो लिखा हुआ है उसके पास क्षमा प्रतिलंबन विराम परिहार के अधिकार हैं, ओके। ये सब कैबिनेट के ये पर है, कैबिनेट अगर उनको नहीं इंस्ट्रक्ट करता है, नहीं सलाह देता है, तो फिर राष्ट्रपति उसे नहीं क्षमा कर सकते। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो असीमित है, वो राष्ट्रपति पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल है पिछड़े वर्ग का उपवर्गीकरण, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास है उसको सब कैटेगराइज करना, ठीक है। सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल विस्तार को स्वीकृति प्रदान कर दी है, ठीक है। 2017 में ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच के लिए न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, संविधान के आर्टिकल 340 के तहत, ठीक है। 340 में क्या कहा गया है आर्टिकल में कि पिछड़ा वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग राष्ट्रपति गठित कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी पृष्ठभूमि देख लो। मंडल आयोग, मंडल आयोग क्या है कि 1990 में तत्कालीन जो केंद्र सरकार थे उन्होंने घोषणा किया था कि ओबीसी के लिए केंद्र सरकार की सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में संबंधित नौकरियों में 27% का आरक्षण होगा, जो आर्टिकल 16(4) के तहत दिया गया है, ठीक है। सब आर्टिकल्स है, ओके, 16 सब आर्टिकल 4। यह निर्णय मंडल आयोग के रिपोर्ट 1980 के आधार पर ये है, ठीक है, जिसे वर्ष 1979 में गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता पीवी मंडल ने की थी, ठीक है, इसलिए ये मंडल आयोग नाम रखा गया, ओके। मंडल आयोग को जातिगत भेदभाव के
निर्वाणार्थ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करनी थी। ओके, नहीं, पिछड़े वर्गों की पहचान करनी थी, ठीक ना, मंडल आयोग को। केंद्र सरकार की संस्था में ओबीसी के लिए आरक्षण हेतु अनुशंसा वर्ष 1992 में लागू की गई थी, जबकि शिक्षा में आरक्षण 2006 से लागू हुआ है। ओके, संस्थाओं हो गया। फिर ये आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4 के तहत है, ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंडल आयोग की अनुशंसा का लाभ सबसे पिछड़े समुदाय को प्राप्त हो, उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी निर्णय 1992 में क्रीमी लेयर मानदंड को लागू किया था। तो आप ये याद रखना, क्रीमी लेयर मानदंड कब से लागू हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इंदिरा साहनी निर्णय 1992 में। ओके, 8 लाख रुपए, ये क्या क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी आप समझ लो। तो 8 लाख या उससे अधिक वार्षिक आय वाले एक परिवार को ओबीसी के मध्य क्रीमी लेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, ठीक है। इसलिए वह आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। मतलब 8 लाख से ऊपर जिनका वार्षिक आय है वो क्रीमी लेयर में आएंगे और उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ ध्यान में रखना। उपवर्गीकरण का विचार 1955 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को पिछड़े और अत्यंत पिछड़े समुदाय में वर्गीकृत करने का प्रयास प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1979 में मंडल आयोग की रिपोर्ट ने एक सदस्य LR नाइक ने असहमति नोट द्वारा मध्यवर्ती और दमित पिछड़े वर्गों में उपवर्गीकरण का प्रस्तावना को प्रस्तुत किया, ठीक है। ये आप याद रखना। कौन? एक सदस्य LR नायक ने, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा देख लो आप पिछड़ा वर्ग के बारे में। ये इंदिरा साहनीवाद में जो आरक्षण हेतु निर्धारण की गई शर्तें थी, ठीक है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होंगे, ऊर्ध्वाधर आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा होगी, ठीक है। पिछड़ा जातियों में क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें उनके लाभ के लिए अनिवार्यता वंचित किया जाना चाहिए। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा, ये भी आप याद रखना, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं। अब ओबीसी कौन है? ओबीसी क्या कौन है आप देख लो यहाँ पे। ओबीसी एक सामूहिक शब्द है, ठीक है। एक किसी पर्टिकुलर कास्ट का नहीं है, एक सामूहिक है जिसका उपयोग सरकार द्वारा शैक्षिक और सामाजिक रूप से वंचित जातियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। ओबीसी एक विशाल विजातीय समूह है, ठीक है। इसमें विभिन्न जातियों या उपजाति शामिल है जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफ़ी भिन्नता विद्यमान है, ठीक है। उदाहरण के लिए उत्तर और दक्षिण भारत में ओबीसी में भूस्वामी समुदाय शामिल है, ठीक है। उत्तर और दक्षिण में भूस्वामी शामिल है, जबकि दूसरी तरफ निर्वाह, श्रम और जीवन व्यतीत करने वाले समाज को निर्धन वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओबीसी कौन है आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2015 में NCBC ने प्रस्ताव किया था, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, कि ओबीसी को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाए, ठीक है। 2015 में NCBC ने ये प्रस्ताव दिया। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग ग्रुप ए, ठीक है, इसमें उन समुदाय को शामिल किया जाना चाहिए जो ओबीसी के भीतर भी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं, जैसे आदिम जनजाति हो गया, धूमकेतु हो गया, घुमंतु हो गया, अर्ध घुमंतु जनजाति, ठीक है। तो ये सब अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आएंगे। फिर ग्रुप बी आ गया। तो ग्रुप बी के अंतर्गत व्यवसायिक समूह को शामिल किया गया, ठीक है, जो पारंपरिक व्यवसायों में को जारी रखें। और पिछड़ा वर्ग ग्रुप सी हो गया। इसमें तुलनात्मक रूप से अधिक समर्थ वर्ग को शामिल किया गया है। इसके अनुसार NCBC के अनुसार, ठीक है, 11 राज्य जैसे कि हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाले आरक्षण के लिए ओबीसी का उपवर्गीकरण किया है, ठीक है। अब NCBC के बारे में यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। NCBC
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब तक आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC द्वारा OBC से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता था, ठीक है। पहले जो है जब NCBC नहीं बना था तो तब तक आर्टिकल 338 के तहत OBC का जो भी शिकायत था उसका समाधान NCSC करता था। गंतव्य है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत NCBC का गठन हुआ, ठीक है। NCBC केवल OBC से जाति को शामिल करने या हटाने तथा आरक्षण के लाभ, ठीक है, आरक्षण के लाभ में इन जातियों को पृथक करने वाली क्रीमी लेयर के लिए आय के स्तर को निर्धारित करने की अनुशंसा करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो अच्छे से कि ये करता क्या है। ये जातियों को शामिल और हटाता है, शामिल करता है, आरक्षण के लाभ में कौन से जाति क्रीमी लेयर में है कौन नहीं है इसकी अनुशंसा करता है, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से NCBC को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया, ठीक है, प्रदान किया गया, ठीक है। इस अधिनियम में इसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आयोग के समान अधिकार प्राप्त है, ठीक है। OBCs से संबंधित वैसे कार्य जो पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है NCSC जो पहले करता था, जब NCBC का गठन नहीं हुआ था उससे पहले जो OBC से संबंधित शिकायतों को देखता था वो द्वारा निष्पादित किए जाते थे, ठीक है, OBCs के, अब इस नए आयोग को सौंप दिया गया है। अब जो भी काम है वो ये NCBC करता है, NCSC नहीं, ठीक है। इस संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 342 और आर्टिकल 366 में परिवर्तन किए गए हैं। आर्टिकल 342 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के केंद्रीय सूची से संबंधित है। अनुसूचित आर्टिकल 366 से संविधान में प्रयुक्त परिभाषाएं शामिल है जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार NCBC में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, ठीक है, 5 सदस्य होंगे NCBC में, वो भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। उनका कार्यकाल, सेवा शर्तें सब राष्ट्रपति ही तय करेंगे, ठीक है। आयोग द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रमुख कार्य, आरक्षण लागू ना होने, ठीक है, आर्थिक शिकायतें, हिंसा आदि से संबंधित शिकायतों के मामले में नागरिक इस आयोग के समक्ष अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। अधिनियम प्रस्तावित आयोग को अधिकार और रक्षा उपायों से वंचित होने की शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्रदान करता है, ओके, हो गया। और इसे एक दीवानी न्यायालय के समान मुकदमा चलाने, किसी को सम्मन जारी करने, दस्तावेज को प्रस्तुत करने और शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है, ठीक है। दीवानी न्यायालय के जैसा भी ये काम करता है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है, राज्य भाषा अधिनियम, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने शासन में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के लिए सरकार को राजभाषा एक्ट 1963 में संशोधन की सलाह दी है, ओके। तो ये देखिए राज्य भाषा एक्ट क्या है 1963 के बारे में। वर्ष 1963 में अधिनियमित किया गया था ये, ओके। इसका उद्देश्य ऐसी भाषाएं प्रदान करना था जिनका उपयोग संघ के आधिकारिक प्रयोजन, संसद के कार्य संचालन, केंद्रीय और राज्य अधिनियम तथा उच्च न्यायालयों की भाषा के रूप में किया जा सके। इस अधिनियम के अनुसार कुछ निश्चित उद्देश्यों जैसे कि संकल्प, नियम, सामान्य आदेश, अधिसूचना, प्रेस, विज्ञापित, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, अनुज्ञा पत्र, निविदा प्रारूपों आदि के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। ये था राज्य भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। संविधान के भाग
17 के आर्टिकल 343 से 351 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, इस संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ये 22 भाषाओं का ये है, आप पढ़ लेना। इसमें 14 भाषाओं को मूल संविधान में ही शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया 92वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 343A के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। ठीक है, और उसके बाद है आर्टिकल 343 के अनुसार 343 का सब आर्टिकल 3 के अनुसार संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए संविधान के प्रारंभ होने की तिथि 15 वर्ष की अवधि के पश्चात भी संसद विधि द्वारा प्रयोजन के लिए अंग्रेजी का प्रयोग उपबंधित कर सकेगी। ठीक है, और फिर है आर्टिकल 344 सब आर्टिकल 1 ये में यह उपबंध है कि संविधान के प्रारंभ होने से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 348 सब आर्टिकल 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे। ठीक है, 351 में है 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। ठीक है, उसका विकास करे जिससे वह सामाजिक संस्कृति सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ओके, अब ये थोड़ा सा हम लोग बॉक्स में देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, भारतीय भाषा संस्थान। ठीक है, CIIL सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। CIIL शिक्षा मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है। ठीक है ना, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। भारतीय भाषाओं के विकास के लिए समन्वय स्थापित करना, कि भाषाओं के विकास के लिए समन्वय स्थापित करेगा, कम बोली जाने वाली अल्पसंख्यक और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और प्रलेखन करेगा, अलग अलग क्षेत्रीय और गैर भाषा स्थानीय लोगों के माध्यम से 15 से अधिक भाषाओं का प्रसार कर भाषाई सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, और फिर क्या है कि भाषा के विषय में केंद्र एवं राज्य को परामर्श देना। इसके अतिरिक्त CIIL कई अन्य कार्यक्रमों का संचालन करता है, जैसे भारतीय भाषा का विकास, क्षेत्रीय भाषा केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा। यहाँ तक हो गया। अब ये हम देख लेते हैं राज्य भाषा आयोग क्या है। ठीक है, आर्टिकल 344 के तहत राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर तत्पश्चात ऐसी प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठन करेंगे। ठीक है, जो एक अध्यक्ष और 8 अनुसूची में विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे, और आदेश में आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग ठीक है, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंध हो। ठीक है, अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा संघ के किसी एक या अधिक विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में संघ की राज्य भाषा तथा और किसी राज्य के बीच या राज्य या दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करें। यह भी उल्लेखित किया गया है कि
एक समिति गठित की जाएगी, ठीक है, एक समिति गठित की जाएगी, 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी। 20 लोकसभा के सदस्य होंगे उसमें, 20 लोकसभा के सदस्य तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक पद्धति द्वारा उनका चुनाव होगा, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। समिति का कर्तव्य होगा कि वह आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे, ठीक है, राष्ट्रपति को उन अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। ओके, ये अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं कुछ, तो जल्दी जल्दी हम इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए एक्ट के विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में सड़क अवरोध करने के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान विरोध प्रदर्शन के अधिकार बनाम आवाजाही के अधिकार, ठीक है, इसके संबंध में निर्णय दिया, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसानों को अपने सर्वदा उचित विरोध प्रदर्शन को तब तक जारी रखने का संवैधानिक अधिकार है जब तक कि उन्हें प्रतीत होता है कि 3 विवादास्पद कृषि कानून को लेकर सहमति नहीं है। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन के हिंसा में परिवर्तन की स्थिति में यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ओके, तो फिर यहाँ पे आप देख लेना, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर राइट टू प्रोटेस्ट। ये आर्टिकल 19 है, सब आर्टिकल है इसका, फॉर ए 1B 2 3 प्रोविजन है ये इसके। तो ये हमारा नेक्स्ट है हेट स्पीच, असीम देवगन बनाम भारत संघ वाद, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने निर्दिष्ट किया है कि घृणा वाक या हेट स्पीच बहुत बहुलता के प्रति प्रतिबद्ध एक राज्य व्यवस्था में समानता के अधिकार को हानि पहुंचाता है, ठीक है। हेट स्पीच बनाम फ्री स्पीच में सरकारी नीतियों की टिप्पणी करने, पक्ष लेने या आलोचना करने का अधिकार शामिल है। हेट स्पीच किसी लक्षित समुदाय या समूह के विरुद्ध घृणा का सृजन या प्रचार करना शामिल है, ठीक है। भारत में किसी भी कानून में हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया गया है, ओके। हालांकि हेट स्पीच व्यक्ति के एक समूह के विरुद्ध घृणा को उकसाने जैसा कृति से है, ठीक है। आईपीसी की विभिन्न धाराएं यथा 153A 295 के तहत इसका निपटारा किया जाता है, ओके। यहाँ तक हमारा आज का कंप्लीट होता है। कल हम देखेंगे संसद, राज्य विधिमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणालियाँ। तो हम एक दिन में इसका एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा है, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है हमारा, यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा संविधान से जुड़े मुद्दे जो थे उन सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम यहाँ पे संसद और राज्य विधानमंडल स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली को देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हो कि मैं इस टाइप से वीडियो सारा PT 665 के लिए बनाऊं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें ताकि मुझे अच्छा लगे, लाइक करें तो फिर मैं आगे बना सकूं। कल का भी वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटे छोटे ये टॉपिक्स हैं तो जल्दी हो जाएगा, और ज़्यादा 8 वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि 8 टॉपिक्स हैं। एक में मैं एक टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ोगे आप तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। तो फिर वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए, ओके, अगर आपको पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन जो आपको है, जो बेल आइकन बना हुआ है
उससे आप ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप इसे प्रेस नहीं करते हो तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप नहीं देख पाओगे। ओके, तो फिर आप इसे प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हूँ। कल मैं नेक्स्ट वीडियो संसद पे बनाऊँगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी लगे, कोई भी एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो, तो इंसान हूँ, थोड़ी सी गलती हो जाएगी, लेकिन आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी क्या गलती है, तो फिर मैं उसे सुधारूँगी भी। ओके, थैंक यू।